1981 को, किसमें इंटरनेशनल ईयर के रूप में इसको मनाया गया। तो तभी 1981 से ही भारत जो सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने काम करना शुरू किया इन पे कि मतलब जो दिव्यांग हैं उन पर ध्यान देना है, उन पर बस फोकस बनाना है कि हाँ इनके लिए हम कुछ कर सकें। दूसरा इसमें एक चीज़ और दी गई कि सबसे पहले हमें ट्रेंड हैं, जो पीपल ट्रेंड हैं उनको लेके आ जाएगा, और दूसरा उसको ह्यूमन रिसोर्सेज से जोड़ा जाएगा। किसको? मानव संसाधन से जोड़ दिया जाए, और जो मानव संसाधन की जो कमियां हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज की जो कमी है, उनको पूरा किया जाए। दूसरा जो कारण देश में है, सबसे बड़ा जो कारण है वो रिहेबिलिटेशन का है। मतलब कल हम एबिलिशन और रिहेबिलिटेशन की भी बात कर रहे थे, उसमें ये चीज़ दी गई थी कि एबिलिशन क्या है, रिहेबिलिटेशन। तो क्या कोई मुझे बता सकता है एबिलिशन रिहेबिलिटेशन जो क्लास ले रहे थे कल? तो मोस्टली यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी कल थे। क्या मुझे 6 स्टूडेंट्स में से कोई बता सकता है कि रिहेबिलिटेशन जो आवास है और पुनर्वास है उसमें बता सकता है कोई? एबिलिशन रिहेबिलिटेशन के बारे में बता सकता हो कोई? रिया जैन बताएंगे? बताएंगे रिया जैन? रिया जैन सुन पा रहे हो मुझे? आवाज, हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरे पास। जी बोलिए रिया। रिया वॉइस आपकी आ नहीं रही है मेरे पास। विनीता, विनीता एक बार सभी रिज्वाइन कर लेंगे एक बार। हाँ बताइए। सर आपने डिसेबिलिटी के बारे में कल बताया था हमें कि जो बच्चे होते हैं उनकी अलग एक्टिविटीज होती है और उनके हिसाब से ना हम अलग ब्लूप्रिंट फिक्स करते हैं जी। मतलब उनकी अलग एक्टिविटीज होती हैं और उन्हें क्या बोलते हैं डिसेबल पर्सन बोला जाता है। और सर इम्पेयरमेंट, फिर डिसेबिलिटी एंड देन कल हमने बात की थी हैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन के बारे में भी, है ना? सर क्या मैं बता सकती हूँ? जी बताएं। सर जो आवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, जो डिसेबल पर्सन होते हैं, उनके जो डेली यूज में डेली जो लाइफस्टाइल है उनमें सुधार लाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, मतलब जो थेरेपीज वगैरह होती है उसके लिए आवाज तो। और जैसे सेरिब्रल पल्सी वाले जैसे बच्चे हैं, उन्हें बैठने का तरीका, उनके लिए मतलब
जो क्लिनिकली जो उनके लिए जो जरूरत है उन्हें पूरी करने के लिए, ठीक है। और जो पुनरावास है उसमें क्या होता है कि जो मतलब उनकी योग्यताएं हैं उन्हें दोबारा उनके ज्ञान को जैसे दोबारा से डेवलप करना, जो वो खो चुके हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि वो अर्ली एज से स्टार्ट है, वो मे बी बड़े होने के बाद भी मतलब चीजें हो सकती है जी। जैसे मान के चलो कि किसी के पैर में चोट लग गई तो वो चल नहीं पा रहा है, तो उसे ही दोबारा से मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ओके अंतिमा। अच्छा, मैं आगे बात कर रहा हूँ कि जो इसमें हमारे प्रावधान दिए गए हैं, जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो ये लॉ वगैरह ये जो तैयारी पूरी प्रिपरेशन की है गवर्नमेंट ने, जो इसको स्टेबलाइज किया है भारतीय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को, तो इन्होंने 6 मई और 1986 को एक परिषद का एक काउंसिल का गठन किया, जिसको नाम दिया गया भारतीय पुनर्वास परिषद। अस्तित्व में तो ये बाद में आया 1992 में, लेकिन इसका जो गठन कर दिया गया, इसको भाई आगे कहते हैं ना फाइल बढ़ा दी गई, तो जो ये आगे फाइल बढ़ा दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, ये बढ़ा दी गई 6 मई 1986 में। तो इसके लिए क्या दायित्व निर्धारित किए गए, जो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्या होगी। इनका काम होगा कि कोई भी प्रोग्राम होगा उसको प्रिपेयर करना होगा, और दूसरा इनके लिए प्रशिक्षण नीति, मतलब जो भी आप प्रोग्राम चलाएंगे, चाहे वो डीएड स्पेशल हो, बीएड हो, DHLS हो, या कोई डिप्लोमा डिग्री है, या कोई प्रोग्रामिंग 1 ईयर डिप्लोमा है, या 2 ईयर डिप्लोमा है, या 3 ईयर कोई डिग्री वगैरह है, तो अगर आप चला रही है, जैसे BSLP है 4 साल का कोर्स है, तो ये जो इस प्रकार की प्रोग्रामिंग जो चलाएगा वो कौन चलाएगा, रिहैबिलिटेशन चलाएगा, ये काउंसिल चलाएगी। और उसके लिए क्या तैयार किया जाएगा, उसके लिए जो ट्रेनिंग टीचर है ना, कहते हैं ना ट्रेनिंग टीचर, ये प्रशिक्षक तैयार किए जाएंगे। प्रशिक्षण के लिए जो भी स्पेशल एजुकेटर होंगे, जो काउंसलर होंगे, वो इनको नियुक्त कौन करेगा, RCI करेगी। अब दूसरी इन्होंने बात दी थी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए क्या काम किया जाए। ये जो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, ये उसी गवर्नमेंट में ये भी था कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए क्या किया जाए। जो निशक्त कह रहे हैं ना, निशक्तता के क्षेत्र में, कि जो दिव्यांगता है, जो डिसेबल पर्सन है, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए क्या और क्या चीज़ हो सकती है। तो ये कह रहा है कि उनके लिए प्रोफेशनल चीज़ें लेके आएंगे। प्रोफेशनल मतलब उनके लिए स्पेशल स्कूल्स लेके आओ, उनके लिए NGOs लेके आओ, उनके लिए नॉन गवर्नमेंट कॉलेज खोले जाएं, स्कूल्स खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं, क्योंकि स्कूल्स प्लस कॉलेज दोनों चीज़ें चले साथ साथ। और उसके लिए ट्रेन्ड टीचर भी जरूरी हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया कि जो ट्रेनिंग होगी इसकी कोर्स को संचालित करने की, उसके लिए संस्थाओं को मान्यता लेनी पड़ेगी, एफिलिएशन लेना पड़ता है ना। जैसे हमारा कॉलेज है, हमें एफिलिएशन लेना पड़ा इससे, RCI से। RCI क्या करती है, ये सारी चीज़ें सेटअप कीजिए, ये चीज़ लाइए, बच्चे लाइए, बच्चे दिखाइए, स्पेशल स्कूल दिखाइए, स्पेशल या फिर जनरल प्लस स्पेशल, जनरल प्लस ये दिखाइए, ट्रस्ट दिखाइए, ट्रस्ट में है कि उसमें है, सोसाइटी में है। तो ये क्या करती हैं, इनको मान्यता देने का अधिकार है। तो ये जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था उसमें ये चीज़ें थी। और दूसरा सबसे लास्ट जो पॉइंट आ रहा है, ये कह रहा है कि जो रजिस्टर्ड मतलब रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में जो भी इन कार्यक्रम को करेगा या प्रोग्राम को करेगा, चाहे वो BEd कर रहा हो, DEd कर रहा हो, अगर वो स्पेशल से कर रहा है, या में साइकोलॉजी कर रहा है कोई, अगर कोई साइकोलॉजी से भी कर रहा है, स्पेशल से कर रहा है, तो क्लिनिकल से कर रहा है, तो उसको भी करना पड़ेगा, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
क्यों, कहाँ करना पड़ेगा? RCI में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कितना भी डिग्री डिप्लोमे ले ले। बस अगर वो RCI से 3 से 4 डिग्री या डिप्लोमे भी ले रहा है तो एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, अलग अलग नहीं होंगे। उसी में ही ऐड हो जाएगा वो क्या क्या इसने कोर्स किया है। तो और जो रजिस्ट्रेशन होगा वो लास्ट में होता है, जब बच्चा पास आउट हो जाता है, जब फाइनल ईयर भी कंप्लीट हो जाता है तब ये रजिस्ट्रेशन होता है। और उसका रख रखाव मतलब जो भी मतलब किस प्रकार से वो मैनेज करके चले। तो ये जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें दी गई थी कि हाँ इस प्रकार से। और परिषद का एक कार्य और था कि उसको एक वैधानिक अधिकार भी था, क्योंकि कोई भी नॉर्मली कोई जनरली कोई ऐसे नहीं कि वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेगा। IAS PCS रैंक का कोई अधिकारी होगा तो वो ही ज्वाइन करेगा। उसके लिए फैकल्टी तौर पर मेंबर सेक्रेटरी के लिए, चेयरपर्सन के लिए वैकेंसीज आएंगी। वो रिटायर्ड हो उसको भी रख सकते हैं, वो करंट में जो भी या फिर वहाँ से हट चुका हो उसको रख लेंगे। तो ये एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की। ये 6 मई 1986। क्लियर आवाज़ आ रही है मेरी सही? अब नेक्स्ट जो इन्होंने बात की कि अब जब इसको सदन में पार्लियामेंट में लाया गया, कब लाया गया? 1991 में पार्लियामेंट में जब इसको लाया गया तो इस पर बातचीत की गई कि अब ये जो काउंसिल है ये अब आगे बढ़ाई जाए। अब काउंसिल को मंजूरी मिल जाती है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो क्या कर देते हैं, उसको मंजूरी देते हैं 1 दिसंबर 1992। 1 दिसंबर 1992 को इसको मंजूरी मिल जाती है। किसको? भारतीय पुनर्वास परिषद के लिए, जो साथ साथ क्या करेगी, सोशल वर्क के लिए काम करेगी, प्लस उसके लिए एक सेकंड सर, जो वो 6 मई 1956 था या 86 था? ये 19 क्या कह रहे हो? 6 मई 1986 था या 1956 था? 1986। 1986। अब ये जब इसको मंजूरी मिल गई तो 1 दिसंबर 1992 को इसको मंजूरी दे दी कि राष्ट्रपति की मोहर उस पर लग गई, उस प्रोजेक्ट पर। ये प्रोजेक्ट पास हो गया। जब ये प्रोजेक्ट पास हो गया तो ये फिर आगे अपने अस्तित्व में आया। अब अस्तित्व में कब आता है, इस पे काम करना शुरू हो गया तो 22 जून 1993 को। 1993। 1 मिनट, एक कॉल आ रही है। BA के कागज कही थे तुम्हें, बात कर लेंगे ना अभी। कर लो, उसका अर्जेंट चाहिए है। किसे? एक लड़का है हमारा। है? एक लड़का है। क्या है? महाराजा अग्रसेन के चाहिए उसके, और उसे वही तो बना दिया, कोई बना भी नहीं, उसके ना बनवाने। और महाराजा अग्रसेन नहीं, सुभारती से। सुभारती में कैसे बनेगी बैकडेट की? है पक्का? कितने पैसे लगेंगे? 3 साल। पल दो पेन दो ना। बैकडेट की चाहिए? बैकडेट के नाम। बैकडेट का कोई है कोई से में? अगर फर्जी है, बिना फर्जी है। अग्रसेन की फर्जी है? नहीं, महाराजा अग्रसेन हिमालयन बनवाए। हाँ, उसकी चल रही है, चलवा देते। उसे बालक है, अर्जेंट चाहिए उसे, किसी को दिमाग नहीं। बात करनी पड़ेगी शाम को, बात कर लेते भी। 5 बजे के बाद फोन उठाऊंगा। कौन सा है? यूनिवर्सिटी वाले? उत्तराखंड वाला। उत्तराखंड वाला। एक बार बात करके बात कर लो। मार्कशीट चढ़वाना, सब कुछ वेरिफिकेशन कर करा के कितने का बातचीत करके तभी कितना का पड़ जाएगा याद करके कह नहीं सकता अभी, पता ही पूछ के ही पता चलेगा क्या, क्योंकि बनवाई नहीं ना अभी फिलहाल। 2-3 साल हुए, थोड़ी कुछ बनवा। वो पहले होगा था कहला भाई 18-19 में शायद बनवाई, 19 में बनवाई थी कभी, तब रेट वो छोड़ था। 15 की इंटर है, 19 में बनवाई थी मैं कभी, 15 की इंटर है। और 19 में ज़्यादा बैकडेट के लिए चाहिए, जहाँ से लास्ट इनका ये
अब वैरायटी शुरू हुई है। करवाने से भारतीय अगर वो नुको भाई कहीं तो ना हो रही क्यों बिना मतलब मैं पंगा फंस जाएगा आपके भी सिर में दर्द और हमारे भी सिर में। अरे तू क्या है कर लगा बात करवा दी। हाँ समस्या पैदा है नुको सुभारती में कर ले। अरे नहीं ये बैग कीजिए ना। बैग की नुको बैग की ना रहने दो मना कर दो। देखो बारे में नहीं बताइए बात ही नहीं। सुनीता के नाम से कौन है भाई? अच्छा सुनीता के नाम से एक बार नाम बता दीजिए। ईमेल आईडी कोई। अच्छा कार्तिका मवी है क्या या वैशाली? नाम बता दीजिए भाई एक बार है ना मुझे। अच्छा इसको है ना जब 22 जून 1993 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई मतलब ऑफिशियली इसका लेटर जारी कर दिया गया कि यहाँ भी ये अस्तित्व में आ गया। 1992 जो ये हमने दिया कि अब याद रखना इस चीज़ को कि इसको स्थापना इसकी जो इसको स्टेबलाइज कब कर दिया गया 1 दिसंबर 1992 और इसको जब अस्तित्व में लाया गया इसकी जो ऑफिशियल लेटर इसका जारी हुआ वो हुआ 22 जून 1993 को। लेकिन हम इसको किससे नाम से जानेंगे? सिर्फ जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल की जो स्टेबलाइज किया गया वो 1992 में। ऑफिशियल लेटर बाद में आया था। तो ये एक पंजीकृत रजिस्टर्ड संस्था है अपने आप में जो कि मान्यता देने का काम करती है। एक दर्जा है इसको जो 22 जून 1993 को मिला इसको। अब इसमें इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं कि ये शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास है ना फिजिकली मेडिकल एंड रिहैबिलिटेशन के लिए काम करेगी। फिजिकली मेडिकल एंड रिहैबिलिटेशन। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया शैक्षिक पुनर्वास एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन। तीसरा इन्होंने दिया प्रोफेशनल रिहैबिलिटेशन। अब ये जो तीनों पॉइंट दिए और फोर्थ इन्होंने दिया सोशल रिहैबिलिटेशन। अब ये जो सोशल भी दे दिया मतलब सभी पे काम करी, सामाजिक भी है, न्यायिक भी है और आधिकारिक भी है। सोशल भी है, एजुकेशनल भी है, प्रोफेशनल भी है, फिजिकल मेडिकल भी है और इन सारी चीज़ों को जोड़ दिया गया रिहैबिलिटेशन से। क्लियर? अब जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल है उसके ऑब्जेक्टिव से आगे क्या दिए गए इसमें? अब इसकी मान्यता सर्टिफिकेट डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन वगैरह जो कराएगी वो कौन कराएगी? जो स्पेशल फील्ड में कराएगी ओनली, जनरल में नहीं, स्पेशल में। अब न्यू जैसे CBID कोर्स चल रहा है, जैसे IATP का कोर्स चले हैं, VSLP चला है, तो नए नए कोर्स आ रहे हैं फिलहाल। साइकोलॉजी में आ रहा है जो 2 ईयर डिप्लोमा है, BSLP है, DHLS है। DHLS 1 साल का कोर्स है स्पीच लैंग्वेज का। तो ये जो कोर्स जैसे प्रोग्रामिंग का जो काम है वो इनका है। तो संस्थाओं को यूनिवर्सिटी को मान्यता देने का उनके जो नॉर्म्स हैं उन पर काम करने का जो काम है वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल को दिया जाता है। क्लियर? सर्टिफिकेशन 2023 के बाद सर्टिफिकेशन भी RCI खुद करती है। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं इसमें। क्लियर है ना? अब दूसरा इसमें एक चीज़ और दी गई है कि सर्टिफिकेशन की हम बात करते हैं 2023। अब जैसे पहले क्या करते थे यार से कि कॉलेजों को मार्कशीट जो है हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करती थी
2021 में 2021 में ये क्या करती थी, ये इनको हार्ड कॉपी में मार्कशीट प्रोवाइड करती थी, अब नहीं कराती है। अब क्या करती है, अब ये करती है कि चेंज कर दिया गया पोर्शन कि अब आपको स्टूडेंट लॉगिन से ही आप अपनी मार्कशीट, अपना सर्टिफिकेट, अपना CRR सर्टिफिकेट इन्होंने 2023 और 2025 अब की बार जो बच्चे पास आउट हुए फर्स्ट सेकेंड ईयर में, उनके लिए भी अब किसी बार इन्होंने CRR सर्टिफिकेट फ्री किया है। बाकी ना इसको 1000 पे करना पड़ता था प्लस। तो ये प्रोसेस RCI का है। बाकी और भी चीज़ें हैं RCI की, जो ये सिर्फ जो वर्कशॉप्स हैं वो भी अटेंड कराती हैं, जो सेमिनार्स हैं वो भी अटेंड कराती है, नेशनल लेवल के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी अटेंड कराती है, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, इंटरनेशनल लेवल की हो, कमांड रखती है, इंस्टीट्यूशन पर कमांड रखती है। तो ये चीज़ें इनकी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की है। किसी को कोई जानकारी लेनी हो इसमें पूछ सकता है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है निकल के, वो आ रहा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। यानी जो 1995 के राइट्स हैं वो क्या हैं, जो दूसरा जो मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समान अवसर हैं, अधिकार हैं, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी है। तो ये 1995 का जो पर्सनल डिसेबिलिटी एक्ट है उसमें क्या चीज़ें इसमें इन्होंने और इंक्लूड की थी बाद में 1992 में ही, क्योंकि इन्होंने एक सोशल कमीशन को भी गठित किया। क्या बनाया? सोशल कमीशन। और ये एशिया में भी और आपके जो लोकल और रूरल एंड अर्बन एरिया उसको भी कवर करता है। तो ये 1993 से 2002 तक इसको लाया गया और 1 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर 1992 को पोइचिंग में इसको बुलाया गया अधिवेशन, मतलब जो बुलाया गया एक अधिवेशन बुलाया गया था, एक सेमिनार किया गया था 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच एशिया में। वो सिर्फ किसके लिए था? वो सिर्फ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको, उनकी जो भागीदारी है, उनकी जो रोल है उस पर ये सेमिनार कराया गया था कि इन बच्चों का रोल क्या है, आगे लाइफ में क्या करेंगे, इनका प्रोसेस क्या होगा। तो वो चीज़ इसमें दी गई थी, उसको जोड़ा गया था। और लोकसभा में और राज्यसभा में इसको दोनों सदन में, जो पार्लियामेंट हमारे हाउस हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है, संसद में इसको पारित भी किया गया था। एक को पारित किया गया था लोकसभा में, किया गया था 12 दिसंबर 1995 को, राज्यसभा में किया गया था 22 दिसंबर 1995। एक को 12 को, एक को 22 को, वो थे दोनों दिसंबर में ही। मतलब जो सोशल कमीशन बना, सोशल कमीशन बनने के बाद जो सेमिनार हुआ किसके लिए? डिसेबल पर्सनों के लिए, डिसेबल व्यक्तियों के लिए। वो एशिया में किया गया 1 दिसंबर से 5 दिसंबर में। कहाँ किया गया? पोइचिंग में। पोइचिंग में सभी डिसीजन को किया गया और उसमें ही जो डिसेबल पर्सन है उनके रोल एंड उनकी एक्टिविटी को लेकर के ये अधिवेशन किया गया था, सेमिनार किया गया था। और उसके बाद ये ही जब वो सोशल कमीशन है वो हमारे यहाँ पर भी ये एक्टिव हुआ, और एक्टिव होने के बाद ये 22 लोकसभा में आपके 12 दिसंबर 1995 को, और राज्यसभा में हमारा 22 दिसंबर 1995 को। और इसको जब ये पारित किया गया वहाँ पे, उसके बाद ये जो लागू किया गया, मतलब ये अस्तित्व में आया, अपने इसको कमांड दी गई, तो ये 7 फरवरी 1996 को इसको लागू किया गया। इसमें 14 चैप्टर हैं, 14 अध्याय हैं इसमें। सर कौन सी फरवरी को किया गया था?
ये 7 फरवरी 1996 को। ठीक है। इसमें 14 चैप्टर दिए गए हैं। प्रारंभिक यानी फर्स्ट पीरियड में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, दिव्यांगों के प्रति क्या क्या चीज़ें, इसमें पहले दिव्यांगता कौन सी ली गई इन्होंने, 1995 का जो एक्ट है इसमें, उसमें कौन कौन सी दिव्यांगता की बात हुई हमने पहले भी बताया गया, और अब आप लोगों को वो चीज़ मैंने बता दी गई है पहले भी। दूसरा इसमें एक चीज़ और थी कि जो 14 चैप्टर का जो प्रोसेस था इनका, ये था कि जो फर्स्ट वाला था इसमें सिर्फ क्या क्या इसमें, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, उसमें डिस्कशन हुआ क्या, किसको लेकर के डिस्कशन हुआ कि जो रिहैबिलिटेशन है, एम्प्लॉयमेंट है और डिसेबल पर्सन है, इन 3 चीज़ों को लेकर के काम किया गया, बात की गई थी इस पहले जो प्राइमरी स्टेज में। अब फिर इसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटी को लेकर के बात की गई थी। जैसे इसमें दृष्टि बाधित हो गई, विजुअल इम्पेयरमेंट हो गई, और लो विजन हो गई, और कुष्ठ रोग होगी, और आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गई, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई, मेंटल रिटार्डेशन हो गई, मेंटल इलनेसेस हो गई। तो ये डिसेबिलिटी इसमें ली गई थी, यहाँ ये हावी हैं, थोड़ी सी इस पर बात कर ली जाए। ये फर्स्ट इसमें प्राइमरी स्टेज थी 1995 की, जो 7 फरवरी 1996 को ये काम किया गया। सेकंड जो दिया इन्होंने, केंद्रीय समन्वय समिति, एक समिति बनी, एक मतलब जैसे चैरिटी बना लेते हैं 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति मिलके, एक सेंटर की एक समिति बनी। उस समिति में ये था कि जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, और जो केंद्रीय समन्वय समिति है, मतलब कि एक अलग से एक समिति बनाई गई, उस समिति को नाम दे दिया गया केंद्रीय समन्वय समिति। मतलब वो इंटरफेयर करेगी, वो जांच पड़ताल करेगी, ऑब्जर्वेशन करेगी उस एरिया में, जिस एरिया में दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके लिए सर्वे भी करेगी, और गवर्नमेंट को वो ला करके क्या करेगी, बताएगी कि कैसे कैसे किस एरिया में कौन कौन कितना डिसेबल पर्सन है, कितनी डिसेबिलिटी, कितने परसेंटेज डिसेबिलिटी है। मतलब अगर 40 है तो उसके लिए UDID कार्ड बनवाए जाएंगे, क्या नहीं किया जाए, तो ये चीज़ें थी। अगर 40% तो हम उस एरिया के जितने भी व्यक्ति हैं उनके UDID कार्ड बनवाओ। और इसमें ये भी था कि इसमें जो समितियां बनी थी, उस समितियों को पावर भी थी कि आप है ना एक्शन भी लोगे। अगर कोई कुछ ये भी कहता है कि आप वहाँ पे उस एरिया में नहीं जाओगे, तो आप उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हो। और इसमें ये मान के चलिए 23 मेंबर थे, जो समिति बनी थी ये, इसमें 23 मेंबर थे। और वो मेंबर क्या करते थे, वो काम ही था कि हर 3 महीने में एक मीटिंग तो करनी है, हर एवरी 3 मंथ एक मीटिंग करनी है। और वो मीटिंग सिर्फ क्या करते थे, उसमें 5 डिसेबल पर्सन को भी इन्वॉल्व किया जाता था। कितने? 5। जो निशक्त व्यक्ति थे उनको 5 को किया जाता था। ये तो थी हमारी केंद्रीय समन्वय समिति। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एक समिति की जो स्टेट लेवल की समिति है, उस पर बात कर लें, तो प्रत्येक स्टेट में क्या किया जाए, एक समन्वय समिति बनाओ भाई। यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हर स्टेट में अलग समिति क्या करेगी, वो जो जिसको कानूनी है ना, मतलब कानूनी रूप से प्रक्रिया से जोड़ेगी, और जो अधिकार है उनके लिए काम करेगी, जो राइट्स मिले हैं उन पर काम करेगी। जिसमें कौन काम करेगा, उसमें आपका समाज कल्याण मंत्री काम करेंगे, जो आपका क्या देखते हैं स्कॉलरशिप वाला विभाग जो है वो काम करेगा, प्लस डिसेबल जो जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, वो काम करेगा।
और इसमें 2 ही अध्यक्ष होंगे, एक तो होंगे समाज कल्याण मंत्री होंगे और दूसरा दिव्यांग कल्याण मंत्री। और ये भी बैठक हर 6 महीने में एक बैठक होनी है। सर ये हिंदी में समझ में नहीं आता है कि जितने भी आपने समिति और फिर एक तो बोला स्टेट लेवल पर कमेटी बना दी गई। जैसे स्टेट लेवल पर हर एक स्टेट में कमेटी बना दी जाती है और वो कमेटी क्या करेगी, वो कमेटी हर 6 महीने में एक मीटिंग करेगी स्टेट लेवल पे। और जो सेंट्रल लेवल पे जो कमेटी है वो कमेटी क्या करेगी, हर 3 मंथ में क्या करेगी, एक मीटिंग करेगी। वो 3 मंथ की है, ये 6 मंथ की है। उसमें 23 मेंबर हैं, इसमें 2 मेंबर हैं, जिसमें मिनिस्ट्री के ही लोग होंगे। जो डिसेबल की मिनिस्ट्री है वो उसके लोग होंगे और प्लस जो स्कॉलरशिप की आपके समाज कल्याण है वो उसके लोग होंगे इसमें। तो दोनों चीज़ें हैं, राज्य समन्वय समिति स्टेट लेवल की जो कमेटी है वो और सेंट्रल लेवल की कमेटी है वो, दोनों में। उसमें जो स्टेट लेवल की सेंट्रल लेवल की कमेटी है उसमें 5 मेंबर जो होंगे वो आपके डिसेबल पर्सन भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। जब भी मीटिंग होगी 3 मंथ्स में उसमें आपकी हर 5 मेंबर तो आएंगे। दूसरा इसमें अगर हम बात करें कि अर्ली इंटरवेंशन जो 4th पॉइंट आगे पॉइंट आ जाता है उसमें अर्ली इंटरवेंशन को मतलब कि उसके लिए अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन है, अर्ली इंटरवेंशन, शीघ्र हस्तक्षेप और शीघ्र पहचान। अब कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे रात के 2 बजे कोई बीमार हो गया उसके लिए क्या करेंगे बताओ कोई। जैसे कोई बीमार हो गया और रात के 2 बजे हैं, हम क्या करेंगे? सर अगर वो घर पे क्योर किया जा सकता है तो हम घर पे उसको क्योर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है तो हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, नियर बाय मेडिकल से नियर बाय जाएंगे कोई मेडिकल। फर्स्ट प्रायोरिटी सर वही रहेगी, हमारे जो घर पे बॉक्स होगा हम उसमें से उसको जो है बताइए। बताइए रिया, बताइए क्या कह रहे थे? सर हम पहले कोशिश करेंगे कि हम उसको ना घर पे ही क्योर कर पाए, और फिर ज्यादा ही अनकंट्रोल हो जाएगा तो फिर हम उनको बाहर हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। बिल्कुल। और बताएं, तनु बताएं। तनु विनीता बताइए। देखो बताओगे तो पता चलेगा और चीज़ें और नई चीज़ें आएंगी निकल के। देखो यहाँ पे बात करेगी अर्ली इंटरवेंशन की। देखो यहाँ अर्ली इंटरवेंशन की अगर हम कह रहे हैं, जैसे अगर कोई रात के 2 बजे या 1 बजे कोई बीमार हो सकता है तो सबसे पहले हम क्या कि उसको क्योर करने के लिए उसकी केयर हम घर पे भी कर सकते हैं कि अगर वो जो बीमारी है वो हमारे काबू में है। अगर काबू से बाहर है तो फिर तो दिक्कत बन जाएगी, फिर तो हम उसको लेके जाएंगे बाहर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़रूरी जी क्या है, यहाँ पे हम डिसेबल की बात करेंगे। और एक डिसेबल बच्चा है और वो परेशान है बहुत ज़्यादा, और हमारे पास कुछ भी नहीं है कि उसको कैसे थोड़ा सा
ठीक करें, हम कैसे उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आपको रखने पड़ेंगे, वो बच्चे की हिसाब के ऊपर, बाकी बच्चा किस कैटेगरी का है। भाई ये हियरिंग इम्पेयरमेंट का है कि मेंटल रिटार्डेड है, वो कैटेगरी वहाँ पे भी ध्यान रखनी होगी। दूसरा उसके कारणों का, जो उसके कारण है, जो उसके रीज़न है, वो भी पता करने पड़ेंगे, क्या रीज़न हुआ एकदम से इसको। अब जैसे बच्चा कोई गुस्सा आ गया रात को, मेंटल रिटार्डेड ही बच्चा है, क्या करेंगे? चाटा मार दिया सामने वाले को, क्या करें? हाइपर एक्टिव हो गया वो बच्चा, हो गया ना हाइपर एक्टिव। अब उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए करते हैं कि उसको, जो हमारे घर में सीढ़ियाँ होती हैं ना, उसको 10 चक्कर लगवा दो। क्या करते हैं? 10 चक्कर लगवा दीजिए, या फिर उसको मतलब उसको अलग डाइवर्ट करना पड़ेगा। डाइवर्ट कैसे करेंगे उसको अलग? मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ अलग से तकनीक लेके आएंगे कि या तो उसको मूवीज़ या फिर एक ऐसे रूम में लेके जाएंगे जिसमें वो, उसमें कुछ ना कुछ पिक्चर्स वगैरह लगी हो, उसको दिखाओ, उसमें वो उलझा रहेगा क्या देख रहा है ना। तो नई जो इमेजेस हैं वो दिखाइए उसको, मतलब उसको कैसे ना कैसे करके क्या है, कंट्रोल करना है। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो वहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन यूज कीजिए, शीघ्र हस्ते जल्दी से। अगर अब वो गुस्से में है तो कुछ क्या पता क्या तोड़ दे, जल्दी करना। अगर वो जिसके और वो ही पर्सन उसके पास हो जिसकी वो बात मानता हो, अनदर पर्सन ना हो। और इसमें कैटेगरी होती हैं अलग अलग, हम स्पेशल की बात कर रहे हैं, इसमें कैटेगरी होती हैं अलग अलग। वो रेशो होता है इनका, किसी का 2.5 का होता है, 3.5 का होता है। तो इसका रेशो होता है कि बच्चा कितनी रेंज का है, कितनी रेंज की इसकी डिसेबिलिटी है। वो अगर बच्चा उसकी जिसकी बात मानता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि वो ही व्यक्ति उसके साथ हो 24 आवर, अन्यथा वो उनको किसी को भी नहीं बख्शता। और ये मेरी खुद की एक एक्सपेरिमेंट है झज्जर में, हरियाणा में। बच्चे को मतलब ये कर देगा कि वो मतलब जो भी उसके सामने सामान आएगा वो तोड़ देगा, और जो जिसकी वो बात मानेगा वो उस पर ही शांत हो, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। उसको कैसे भी करो उसको कर लेगा। और आखिर में उसको अगर ज़्यादा ही ओवर हो रहा है ज़्यादा, तो फिर उसको क्या कर देते हैं, उसके पैर में क्या डाल देंगे, जंजीर डाल देंगे हल्के वाली, दोनों पैरों में। तो यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन किया जाए। ले नहीं जा सकते आप कहीं पे भी उसको। आवाज़ तो आ रही होगी ना क्लियर मेरी? सर इसमें ऐसा कुछ लाइक अर्ली इंटरवेंशन में ऐसा भी कुछ है दैट की स्पेसिफिक एज ही मतलब आती है दैट क्या, या फिर लाइक किसी भी एज, लाइक कुछ भी स्पेसिफिक एज आती है दैट की 12 साल का बच्चा है या 13 का है, 15 का है, या फिर एज जैसे बच्चा है ना, अगर आप स्पेशल स्कूल में लेके जाओ बच्चा, तो आप वो मेंटल रिटार्डेड बच्चा है या HI का ही बच्चा है या फिर CP का बच्चा है, अगर स्पेशल स्कूल में आप उसका एडमिशन कराते हैं कि ये बच्चा कितने साल का, 8 साल, टॉयलेट कंट्रोल है, वो पूछेंगे, स्कूल वाला तुरंत पूछेगा कि टॉयलेट कंट्रोल है, कि हाँ टॉयलेट कंट्रोल, तो उसको एडमिशन देगा, नहीं तो देगा नहीं। बहुत कम देते हैं, क्योंकि 7-8 ईयर का अगर बच्चा है तो वो फिर। लेकिन सर हम तो इसीलिए बैठे ना दैट कि हम उन लोगों की हेल्प कर पाए जो नॉर्मल नहीं है, या नॉर्मल हमारी तरह 160 स्पेशल स्कूल इंडिया में। अब आपने जो ये पॉइंट बोला ये तो बहुत गलत है कि वो इस बेसिस पे एडमिशन देता और उस बेसिस पे एडमिशन नहीं देते, क्योंकि हम तो ये एक
काम करने के लिए, हम हेल्प करने के लिए उस बच्चों को, तो हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। इंडिया में 168 स्कूल्स हैं, और जो 2 से 3 डिसेबिलिटी को चला रहे हैं तो वो कर भी रही हैं, कुछ ऐसे भी है नहीं भी कर रहे हैं। वो पहले बोल देंगे कि उनके पास की, पहले बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है। आप कह रहे हैं ना वो चीज़ गलत है, मैं भी मान रहा हूँ कि वो चीज़ गलत है, लेकिन ऐसा होता है। मैं बता रहा हूँ ऑल इंडिया लेवल की 168 स्कूल्स जो मना कर देती हैं। वो 8 ईयर 9 ईयर 10 ईयर के बच्चे को बहुत कम रखते हैं, और 10 के बाद के बच्चे जो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 उनके जैसे ये सेशन होते हैं, इनके भी सेशन चलाते हैं कि हम घर पे बच्चे स्पेशल एजुकेटर को घर पे ले जाइए आप। हाँ, वो ये इतना भी कह देते हैं कि हाँ आप स्कूल में ना लाएं, सेशन कर लगा ले बच्चे का, सेशन लगवा दीजिए बच्चे का कि आप मेरा स्पेशल एजुकेटर आ जाएगा, जो हम नहीं यहाँ पे नहीं हो वो करते, वो ये भी कहते हैं। वो बता रहा हूँ कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 168 की है एट ए प्रेजेंट टाइम। क्लियर? दूसरा, जैसे हमारे इनके जो निःशक्तता के क्षेत्र में, जो डिसेबिलिटी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कौन कौन कहाँ पे काम किया जाए। जैसे हमारे आंगनवाड़ी क्षेत्र हो गए, जो हमारे आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में भी जाके इसका पोर्टफोलियो दिया जाए कि हाँ, जो दिव्यांग बच्चा अगर आपके पास आता है तो आप उसके लिए क्या करें, कैसी व्यवस्था करते हैं। वहाँ पे एक टीम जाएगी, आप शीघ्र हस्तक्षेप कैसे करेंगे अगर आपके पास बच्चा इस प्रकार का आ गया तो उसको उसके प्रति क्या करना है, उनको जागरूक, उनको नॉर्म्स देने पड़ेंगे, उनको पोर्टफोलियो देना पड़ेगा, तब वो होंगे। तो इस प्रकार की कंडीशन बन जाती हैं कि हमें शीघ्र हस्तक्षेप और शीघ्र पहचान की भी, अब जल्दी से जल्दी हमें क्या करना है कि इसको पता लगाना है और इसको कंट्रोल करना है। एकदम से कहीं जा ही नहीं सकते। कंट्रोल, थोड़ा बहुत कंट्रोल भी किया जाए, जैसे बीमार है तो उसको टैबलेट वगैरह को दे के अपना थोड़ा बहुत कंट्रोल, हाँ अब है ये टैबलेट हमारे पास थे, हमने इसको दे दी, कुछ अब कंट्रोल है। अब दूसरा, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और बात करें कि लोगों तक तो कैसे पहुँचाएं इन चीज़ों को। भाई जो हमारी पॉपुलेशन है उनके लिए, जो जनसंख्या है, जो भारत की जनसंख्या, जैसे हम कैसे पहुँचाएं उसके लिए हमारे पास प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके माध्यम से भी हम इसको पहुँचा सकते हैं लोगों तक कि हाँ कितने लोग कवर कर चुके, मतलब हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट प्लस डिस्ट्रिक्ट प्लस विलेज सभी में हम वो कर दें कि ये चीज़ें हैं, इनको आप फॉलो कीजिए तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपने आसपास के जो स्कूल्स हैं या एनजीओ हैं उनमें कांटेक्ट कीजिए, अपनी साफ सफाई के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति, सिक्योरिटी के प्रति, और बीच बीच में ये भी होना चाहिए कि जो गांव है, रूरल एंड अर्बन एरिया, इनमें बीच बीच में कुछ प्रोग्रामिंग भी होते रहने चाहिए, जिससे कि लोगों तक बहुत सारी चीज़ पहुंच जाए। अब इन्होंने एक चीज़ और बहुत अच्छी बात रखी थी कि एजुकेशन, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है कि एजुकेशन में क्या आ जाएगा, एजुकेशन में आ जाएगी जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ये तय कर ले, ये डिसाइड कर ले कि हर दिव्यांग बच्चे को, डिसेबल बच्चे को 18 ईयर तक एजुकेशन फ्री देंगे। 18 ईयर तक
फ्री एजुकेशन। किसको? अक्षम बच्चे को, डिसेबल चाइल्ड को। और दूसरी चीज हो है इवन वो जो लाइक बच्चा है, आई मीन गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट, ऐसा भी कुछ होता है। आप बोल रहे हो ना कि दैट हम 18 ईयर्स तक उसको फ्री प्रोवाइड करेंगे, जो भी सर्विस होगी या जो भी एजुकेशन होगी। ये जो पॉलिसीज हैं, इस पॉलिसीज में यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करें, दोनों डिसाइड कर लो कि भाई जो सक्षम बच्चा है, जो डिसेबल चाइल्ड है, उसको 18 ईयर तक फ्री एजुकेशन की जाए। और साथ ही साथ इसको क्या किया जाए, जो डिसेबल चाइल्ड है उसको जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उनमें भी भेजा जाए, जो जनरल स्कूल्स हैं भेजो, उनमें साथ बैठाओ बच्चों के। और दूसरा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में भी, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल में, उनमें भी बच्चों के लिए क्या किया जाए, उनमें भी बच्चों के लिए ट्रेनिंग स्किल सेंटर खोले जाए। उन बच्चे को 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाए। और गवर्नमेंट उन बच्चों के लिए क्या करे, उन बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी करे, उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे। और उन बच्चों के लिए, अक्षम बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, डिसेबल बच्चों के लिए जो कैरिकुलम बने उसमें भी चेंज कीजिए, उसी उनके अनुरूप भी बनाए, उसमें उनको भी इन्वॉल्व करके एक सिलेबस बना जाए। जो सिलेबस आप बना रहे हो, जो आप चला रहे हो, वो तो है ही, लेकिन उसमें उनको भी इन्वॉल्व कीजिए, जिससे कि वो भी उसमें इन्वॉल्व हो सके। नेक्स्ट जो पॉइंट जिन्होंने दिया, एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का। अब ये कह रहे कि यहाँ पे जो सीट्स आए, उन बच्चों के लिए भी सीट्स अवेलेबल हो अलग से। भाई कहते हैं ना रिजर्वेशन, उनके लिए रिजर्व कर दी जाए, इतनी सीटें, इतनी %। अब 3% से कम ना हो, कितने रिजर्वेशन, कितने % से कम ना हो, 3% से कम ना हो। और अगर एक्स्ट्रा उसमें कोई डिसेबिलिटी है, जैसे मल्टीपल हो गया, 2 डिसेबिलिटी है, 1% बढ़ा दो। और विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी से जो भी बच्चे प्रभावित हैं, ग्रसित हैं, डिसेबल हैं, ये इनके लिए जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनमें भी सीट्स रिजर्व की जाए। क्लियर? समझ में आया कुछ नहीं? नेक्स्ट इसमें सकारात्मक कार्य, मतलब पॉजिटिव फीडबैक क्या मिलेगा, पॉजिटिव आप क्या कर रही हो, इसमें जो सरकारें है वो क्या हेल्प कर रही हैं, कर रही है कि नहीं कर रही है, कि डॉक्यूमेंटेशन बना और रख दी और छुट्टी, हेल्प क्या हो रही है?
उनको क्या मतलब सेल्फ एम्प्लॉय किया जा रहा है? उनके लिए क्या, उनके लिए घर, उनके लिए रहने का, या फिर उनके लिए उनका प्रोफेशन, स्पेशल स्कूल, उनकी मनोरंजन एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए उनका। उनके लिए जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो उनके लिए भी हैं कि नहीं है, जो गवर्नमेंट प्लानिंग है वो उनके लिए भी हैं कि नहीं है। तो ये भी इसमें आ जाएगा आपका। इसमें आपका स्पेशल स्कूल्स, एंटरटेनमेंट एंड रिहैबिलिट पीपल वोट, उसके लिए लैंड क्राइटेरिया एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट प्लानिंग। अब उनके लिए एक चीज़ और है, इसमें कह रहा है कि भी भेद ना किया जाए, मतलब उसके उनसे क्या है, भेदभाव ना किया जाए, मतलब उनको अलग ना किया जाए। अलग क्या ना किया जाए, जैसे कि आप इस बस में नहीं जाओगे, आप दूसरी बस में जाओगे, ये बस आपके लिए है, ये बच्चों की दूसरे बच्चों की है, आप यहाँ पे नहीं बैठोगे कहते हैं। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करे, उनके आने जाने की, उनके मतलब किस प्रकार से वो आ जा रही हैं। अगर मतलब एक बच्चा है और वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, अब वो कैसे चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, पैर तो उसके पैर से नहीं चल पा रहा है वो, तो उसके लिए दिक्कत है। तो उसके लिए क्या किया जाए, रैंप बनवाओ, वो तो व्हील चेयर पे बैठ के आएगा, लेके जाओ अंदर। तो सब जगह है, मतलब चाहे वो बसेज हों, ट्रेन हो, सब जगह इनके लिए एक ऐसी सुविधाएं है ना, इनके लिए सुविधाएं सुविधाजनक की जाए, सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इनको ऐसा ना लगे कि ये अलग हैं, इनको लगे कि हाँ हम अगर हम हैं तो भाई हमारे लिए भी कुछ हो रहा है। जैसे एक लखनऊ में ब्लाइंड एक मेन सेक्रेटरी थे, लखनऊ में थे, 2019 की बात है, हम फाइल लगाने गए, वो ब्लाइंड थे, प्योर ब्लाइंड, मानोगे नहीं आप उस चीज़ को, वो प्योर ब्लाइंड थे। तो उन्होंने जो फाइल थी, फाइल को बाहर फेंक दिया था। क्यों फेंक दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। ब्रेल लिपि, उनकी जो लैंग्वेज है ब्रेल लिपि है, विजुअल इम्पेयरमेंट वालों के लिए, वो लिपि का पता लगा लेते क्या चीज़ कहाँ पे क्या है, कि किस चीज़ की कमी है। तो ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं, और वो सीधे तौर पर बोलते थे, कोई सेमिनार होता है वो वहाँ पे जाते थे, वो सबसे पहले ही बोलते थे कि ब्लाइंड के लिए क्या चीज़ें हैं, आपने क्या सेटअप किया है ब्लाइंड के लिए, क्या आने जाने के लिए क्या व्यवस्था की है। हमने देखा है उनको कि हाँ भाई, और उनके अंडर में 300 स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे थे, और वो भी प्योर ब्लाइंड। लैपटॉप मोबाइल ऐसे चलाते हैं कि जैसे आप और हम ना चला पाए, इतनी ट्रेनिंग, बेस्ट ट्रेनिंग दे रहे थे वो कि बच्चों को बहुत बेस्ट ट्रेनिंग दे रहे थे। वो भी प्योर ब्लाइंड, वो भी बच्चे भी प्योर ब्लाइंड, 300 स्टूडेंट।
तो यहाँ तक ये चीज़ें दी गई इसमें। बाद में इसके लिए रिसर्च और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस भी शुरू हुआ। जो रिसर्च सेंटर हैं वो भी बनाए गए, जिसमें कुछ जो इक्विपमेंट है वो भी वहाँ पर लाए गए इस रिसर्च सेंटरों में, जिससे कि वो इक्विपमेंट जो बनाए गए रिसर्च सेंटर पर वो स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, जो NGO हैं वो काम कर रही हैं उनमें, और जो भी संस्थाएं हैं जो दिव्यांगों के लिए काम कर रही हैं, जो इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं उनमें, उन चीज़ों को मुहैया कराया गया, उन चीज़ों वहाँ पर भेजा गया कि हाँ आप भी ह्यूमन रिसोर्सेज में आगे बढ़िए। जिससे कि क्या है कि जो मानव संसाधन विकास है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो इसमें और ज़्यादा काम कर सके, जिससे कि स्पेशल एजुकेशन में, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए और उसके ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए आगे और रिसर्च सेंटर खोले जा सकें। क्योंकि जितने रिसर्च सेंटर खुलेंगे, जितने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खुलेंगे, हर स्टेट में अगर कम से कम 10 रिसोर्स सेंटर ना हो तो फिर शॉर्ट पड़ जाता है कि आप यूनिवर्सिटी को या इंस्टीट्यूट को किस प्रकार से कोई उपकरण या इंस्ट्रूमेंट आप उपलब्ध करा पा रहे हो। तो ये इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका, इसमें आप थोड़ा सा और अगर देखेंगे तो इसके लिए गंभीर रूप से, मतलब जो निःशक्त हैं, मतलब जो जिनका IQ लेवल 70 to 80 का है और इस प्रकार के व्यक्ति हैं, इस प्रकार से पर्सन हैं और वो संस्था में हैं, तो संस्था में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, किसके लिए? डिसेबल पर्सन के लिए काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी भी निगरानी, उनकी हेल्प भी कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी कि आप इनको कवर कीजिए, इन पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना? तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करेगी, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी काम करेगी। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, इस पर बात करेंगे कल।